हेलो एवरीवन, आज की कहानी है पिता का जवाब। आज सविता जी के पाँव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता पूरे 1 महीने का हो गया था। उसके जन्म के अवसर पर उनके बेटे बहू ने अपने ऑफिस से दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों के लिए एक पार्टी रखी है। सविता जी मेहमानों की आवभगत में मशगूल थी और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय रसोई घर में से लेकर आ रही थी। तभी अचानक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे के पास रखी हुई फ्रिज से टकराया और सविता जी के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। उन्होंने खुद को बड़े मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, लेकिन इस दौरान उनके सारे पर सारा का सारा चाय गिर गया और दाग पड़ गया। उसी समय उनकी बहू प्रिया गुस्से में तमतमाते हुए उनके पास आई और बजाय यह पूछने के कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई, उनकी बहू चिल्लाते हुए कहने लगी, मम्मी जी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आखिर आपका ध्यान रहता कहाँ है? बहू की बातें सुनकर सविता जी हैरानी से अपनी बहू की ओर देखने लगी। फिर बहू बोली, अरे ऐसे क्या देख रही है? मैंने आपको इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी थी, आपने उसे खराब कर दिया। यह साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानते हैं कितनी महंगी साड़ी थी? आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तभी सविता जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर अपराध बोध होने लगा था, रौंदे स्वर में कहने लगी, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो केवल चाय लेकर आ रही थी। इस दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया और यह सब हो गया। लेकिन उनकी बहू प्रिया कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुंह बनाते हुए वह बोली, नहीं नहीं, आपकी थोड़ी गलती है। दरअसल गलती तो मेरी है जो आपको अपनी साड़ी पहनने के लिए दे दी। आप इन साड़ियों के लायक हो ही नहीं। सामने से उनका बेटा विकास भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, मम्मी, इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देखो, प्रिया की पूरी साड़ी खराब हो गई। सभी मेहमानों की नजर सविता जी पर थी। अपने बेटे बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्द से आहत होकर सविता जी से अब रुका न गया। वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गरम गरम चाय गिरने के कारण सविता जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। लेकिन उन छालों की जलन भी उन्हें उतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितने बेटे और बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ हुई थी। रह रह कर सविता जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगी कि पूरे 2 महीने हो गए उन्हें अपने बेटे बहू के घर आए हुए, और इस दौरान उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक पैर पर खड़ी होकर काम करती रही। बहू और बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। थकावट होने के बावजूद भी मुंह से उफ तक न की। लेकिन बहू को यह सब नजर नहीं आया, और आज अगर उसकी साड़ी पर थोड़े दाग लग गए तो सबके सामने उसने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज वह उस दिन को कोस रही थी जब वो अपने बेटे बहू की बात मानकर खुशी खुशी उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 2 महीने पहले जब प्रिया माँ बनने वाली थी और एक दिन विकास सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो प्रिया उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो, मुझसे घर के सारे काम नहीं हो पाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम दिन भर के काम के लिए एक मेड लगा लेते हैं। प्रिया की यह बात सुनकर विकास ने कहा, नहीं यार, मेड का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई न कोई हल जरूर निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाए और तुम्हें आराम भी मिले। प्रिया विकास की यह बातें सुनकर खुश हो गई और चहकती हुई बोली, ऐसा क्या करने वाले हो? मुझे तो बताओ। तब विकास ने कहा, बस तुम देखते जाओ। मैंने जो तरकीब सोची है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर विकास अपने ऑफिस चला गया। रोजाना की तरह विकास के जाते ही प्रिया के मोबाइल की घंटी बज उठी और काफी देर तक प्रिया अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जब विकास वापस आया तो प्रिया से कहने लगा,
तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं मम्मी पापा को यहाँ बुला लेता हूँ। मम्मी तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। अपने सास ससुर के बुलाने का नाम सुनकर प्रिया का मुंह बन गया और कहने लगी, यह तरकीब निकाली थी तुमने? जब तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ रहेंगे तब कितना खर्च हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा? अरे प्रिया, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मम्मी हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम मम्मी को इसी घर में रखेंगे। तुम्हें काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर प्रिया तपाक से बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी मम्मी ने भी कही थी कि सासू माँ के होते हुए तुम्हें नौकरानी की क्या जरूरत। तभी विकास उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगा तो प्रिया बोली, वो मेरा मतलब है, माँ का फोन आया था कि वह भी यही कह रही थी, अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक सारे काम वो करती रहेंगी। लेकिन विकास, मम्मी जी का तो ठीक है, पर पापा जी का यहाँ क्या काम है? उन्हें वहीं गांव में रहने दो, यहाँ तो केवल मम्मी की ही जरूरत है। तभी विकास बोला, प्रिया तुम समझती नहीं हो, अगर हम माँ को इतने समय के लिए बुलाएंगे तो पापा के खाने पीने की समस्या हो जाएगी, और अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पापा कर लेंगे। और फिर तुम क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वो इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे न, मेरा खर्चा भी कम होगा। फिर विकास ने कहा, जब पापा रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली थी। अब वह एफडी मैच्योर होने वाली है। जब पापा यहाँ आएंगे तो लगे हाथ में उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूंगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी प्रिया बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे मम्मी पापा भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाए। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती। तभी विकास ने कहा, अरे यार तुम चिंता क्यों करती हो, एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। विकास की यह बात सुनकर पूजा जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, फिर देर किस बात की है, जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फोन। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर विकास ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, मम्मी प्रिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, 8वां महीना चल रहा है, अब उससे घर का काम भी नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही है। माँ एक काम करो ना, कुछ समय के लिए आप यहाँ आ जाओ। बेटी की बात सुनकर सविता जी बोली, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ऐसा कहकर सविता जी ने फोन रख दिया। शाम को जब राधे श्याम जी घर लौटे तो सविता जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपकी बेटी का फोन आया था, बता रहा था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगले महीने उसकी डिलीवरी है और कोई मेड उसे नहीं मिल पा रही है, इसलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की यह बात सुनकर राधे श्याम जी बोले, बात तो ठीक है सविता, जब बच्चों को हमारी जरूरत है तब हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। बेटा बहू हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं तो क्या हम उनकी इतनी मदद नहीं कर सकते। वहाँ बहू को परेशानी हो रही होगी, तुम जल्दी से सामान पैक करो और वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पति की यह बात सुनकर सविता जी खुश हो गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फोन किया और उत्साह से बोली, बेटा हम 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। सविता जी ने बड़े ही लाड प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू उन्हें किन इरादों से अपने पास बुला रहे हैं। 2 दिन के बाद सविता जी और राधे श्याम जी अपने बेटे बहू के पास बड़े शहर में पहुंच गए। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो विकास ने कहा, देखो ना माँ, आपकी बहू की कल से तबीयत कितनी खराब है, उल्टियाँ हो रही हैं। अब तक तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई है तो आप रसोई संभाल लिए और घर की बाकी जिम्मेवारियां भी अब आपके हवाले हैं। बेटे ने उनसे इतना हक जताकर बात की तो सविता जी बहुत खुश हो गई। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपने मन से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी। पहुंचते ही सविता जी ने घर का सारा कार्यभार संभाल लिया और पूरे घर का काम करने लगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम सविता जी अकेले ही संभालती थी। अपनी पत्नी को दिन रात काम में जुटा देख राधे श्याम जी उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम पूरा दिन काम में लगी रहती हो,
कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर सविता जी हंसते हुए कहते, अरे आप भी ना बेटा बहू मुझे दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। इस खुशी के आगे तो मुझे अपने घुटनों का दर्द भी नजर नहीं आता। एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता खत्म होगी। तभी कमरे से प्रिया की आवाज आई, मम्मी जी मेरे लिए चाय बना दीजिए। उसी समय विकास भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। मम्मी मेरा नाश्ता कहाँ है? सविता जी फिर से काम करने में जुट गई। आखिरकार वो समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और सविता जी तो दादी बनने की खुशी से अपनी सारी थकावट भूल ही गई। खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करती जा रही थी। उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन देती, बच्चे की बादाम तेल से मालिश करती और माँ बेटे दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन सविता जी और राधे श्याम जी अपने पोते को गोद में लेकर उनसे खूब लाड प्यार जता रहे थे। वह दोनों तो उसकी बलाई ही लेते जा रहे थे। तभी उनका बेटा विकास उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, पापा आप तो जानते हैं कि हमें एक बड़ा सा घर लेना है। यह घर हम लोगों के लिए बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। फिर राधे श्याम जी बोले, तो बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमने इतने पैसे का भला करना ही क्या है? जितना भी पैसा आएगा वो सब तुम रख लेना। यह बात सुनकर विकास की तो बाछे ही खिल गई। उसके बाद अभी कुछ ही दिन बीते थे कि प्रिया को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी अटकने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह तो कोई काम के है ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो प्रिया ने अपने पति से कहा कि आप अपने पापा को वापस गाँव भेज दीजिए। फिर विकास ने उसे डांटते हुए कहा, प्रिया तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम पापा को घर बेचने की बात कर रही हो। मालूम भी है उनकी एफडी में जितना पैसा पड़ा है उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है। और मैंने उस पैसे के लिए पापा से बात भी कर ली है। इसलिए जब तक वो पैसे नहीं आते कोई ऐसी बात मत करना जिससे कि पापा नाराज हो जाए। अगले दिन जब सविता जी रसोई घर का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में पहुंची तो राधे श्याम जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। सविता जी बोली, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हैं। तब राधे श्याम जी ने कहा, सविता बहुत समय से विकास बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और बुढ़ापे में हम कब तक बेटे बहू से अलग रहेंगे? आखिरकार तो हमें भी बुढ़ापा में बेटा बहू का सहारा चाहिए। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपनी गांव वाला मकान और जमीन बेच देते हैं और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने वाले हैं, तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि इस शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सके जिससे हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर सविता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहने लगी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक करी। फिर राधे श्याम जी बोले, ठीक है सविता, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी करवा देता हूँ और गांव का मकान और जमीन बेचने के लिए भी बात कर लेता हूँ। इस सब काम में 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। फिर सविता जी ने कहा, लेकिन अगले सप्ताह तो मुन्नी के जन्म की खुशी में पार्टी है। अरे सविता, अगले सप्ताह तक तो मैं सब काम करके वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन राधे श्याम जी गांव के लिए निकल गए। उनका बेटा बहू गांव के मकान बेचने और एफडी के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वे दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लग गए। एक दिन की बात है जब गीता जी रसोई घर से काम करके बाहर आई, तभी उन्होंने मुन्ने की रोने की आवाज सुनी। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, मम्मी जी आपने मुन्ना को बिना हाथ धोए कैसे उठा लिया? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है? आगे से मुन्ने को गोद में उठाना हो तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। सविता जी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्हें हैरानी तो इस बात की थी कि उनकी बहू यह सब बातें उनके बेटे विकास के सामने कह रही थी, लेकिन विकास ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और सविता जी की बहू प्रिया इसी तरह उनके किसी न किसी काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती और उनका बेटा मुख्य दर्शक बनकर यह सब देखता रहता। जब मुन्ना 1 महीने का हो गया तो विकास और प्रिया ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी वाले दिन सविता जी की बहू प्रिया उनके पास आई और कहने लगी, मम्मी जी आपके पास तो कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है जो आप आज पार्टी पर पहन सके।
जो साड़ियाँ आप गांव से लेकर आई थी वो सब पुराने डिजाइन की है। अगर आप अपनी पुरानी सूती साड़ी पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप एक काम कीजिए कि आप आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभाल कर पहनना, क्योंकि ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी है और बहुत महंगी है। ध्यान रखना कि इस साड़ी पर कोई दाग न पड़े। सविता जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूंगी, लेकिन ज्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की सी साड़ी देना, तभी मैं पहनूंगी। प्रिया ने अपने अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देते हुए कहा, लो मम्मी जी, यह आप साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी जिंदगी में नहीं पहनी होगी जैसी मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की यह बातें सविता जी को मन ही मन दर्द दे रही। अपने बहू की साड़ी पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में बहू की साड़ी पहन ली। शाम को पार्टी के दौरान उनके बेटे बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे। उधर सविता जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थी। उनके पति राधे श्याम जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि जिस कार्य के लिए वह गांव गए थे उसमें अभी 2 दिन का समय और लगना था। सभी मेहमानों की खातिरदारी करते करते सविता जी को थकावट महसूस हो रही थी। इस दौरान उनका पैर रसोई घर के दरवाजे के सामने रखी हुई फ्रिज से टकराया और चाय उनकी साड़ी पर गिर गई। उसके बाद तो उनके बेटे बहू सभी लोगों के सामने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई और बहू की साड़ी को उतारकर एक तरफ रख दिया। पार्टी के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ करके तुम्हें दे दूंगी। तो प्रिया गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की, मैं अपनी साड़ी को घर पर नहीं धोती हूँ, मैं अपनी साड़ी को ड्राई क्लीन करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीन कराने का खर्च 200 आता है। मैं आपकी तरह फटीचर साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की बातें सुनकर सविता जी स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अगले दिन जब उनके बेटे बहू घर पर नहीं थे, तब उनके पति का फोन आया और सविता जी से पूछने लगे कि पार्टी कैसी रही। तो सविता जी कुछ बोल नहीं पाई। सविता जी की चुप्पी राधे श्याम जी के मन में कई प्रश्न खड़े कर रहे थे। तो वो कहने लगे, क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो? वहाँ सब लोग ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस आप जल्दी आ जाइए, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, सविता जी ने रोंदे स्वर में कहा। अचानक सविता जी के मुंह से यह बात सुनकर राधे श्याम जी हैरान रह गए और कहने लगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सच सच बताओ हुआ क्या है? तब सविता जी ने रोते हुए अपने आप बीती उन्हें फोन पर बता दी। यह सब सुनकर राधे श्याम जी को बहुत गुस्सा आया। राधे श्याम जी ने हमेशा अपनी पत्नी के साथ इज्जत से बात की थी, कभी उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं आने दी, लेकिन आज जब उन्हें यह पता चला कि उनकी पत्नी को उनके बहू बेटे ने भरी महफिल में इतना शर्मिंदा किया, वो भी एक साड़ी की वजह से, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि 2 महीने से मेरी पत्नी इन लोगों की सेवा में तन मन से लगी हुई है और इन सब का यह सिला दिया बहू बेटे ने। 3-4 दिन बाद राधे श्याम जी अपने बेटे के घर पहुंच गए। वे अपने साथ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर आए थे। उन्होंने वह बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू प्रिया कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसने शॉपिंग बैग देखा और बड़े उत्साह से उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई थी। प्रिया को लगा शायद वह साड़ी उसका पति विकास उसके लिए लेकर आया है। उसे तो अभी तक भनक ही नहीं थी कि उसके ससुर जी घर पर आए हैं, क्योंकि जब वे आए थे तो प्रिया उस समय अपने कमरे में सो रही थी। उसे लगा कि विकास उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है। प्रिया फटाफट से साड़ी लेकर कमरे में चली गई और वह साड़ी पहन ली। साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी और बहुत महंगी भी। प्रिया सोचने लगी कि यह साड़ी कम से कम 10,000 की तो होगी। वह तो हमेशा से ऐसी साड़ी खरीदना चाहती थी। उसके थोड़ी ही देर में विकास ऑफिस से आ गया। अपने कमरे से निकलकर प्रिया ने बड़ी खुशी खुशी विकास को आवाज देकर बुलाया और बोली, देखिए ना मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जब विकास ने उसे उस साड़ी में देखा, उसकी आंखें खुली रह गई और बोला, प्रिया यह साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन तुमने कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं। यह सुनकर प्रिया हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब है? क्या यह साड़ी तुम नहीं लाए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो? यही तो रखी थी यह साड़ी, देखो कितनी सुंदर है। आप नहीं लाए तो कौन लाया होगा? उसी समय विकास और प्रिया की बातें सुनकर राधे श्याम जी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले।
प्रिया और विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राधे श्याम जी कहने लगे, बहू वो साड़ी विकास नहीं मैं लेकर आया हूँ। तभी विकास ने कहा, अरे पापा आप कब आए? बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बहू ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। खैर छोड़ो, मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज्यादा तुम्हें जरूरत थी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सी साड़ियाँ होंगी, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनकर प्रिया के तन बदन में आग लग गई। उसे ऐसे लगा जैसे ये साड़ी पहनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह तुरंत गुस्से में कमरे में गई और कपड़े बदलकर साड़ी को शॉपिंग बैग में वापस डालकर ले आई और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखने लगी तब राधे श्याम जी बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है बहू, ये साड़ी अब तुम ही रखो, क्योंकि मेरी पत्नी अब किसी की उतरन नहीं पहनेगी। अब ऐसी हजारों साड़ियों की वो मालकिन होगी। राधे श्याम जी ने की यह बात सुनकर उनका बेटा विकास प्रश्नवाचक निगाह से उनके चेहरे की ओर देखने लगा। तभी राधे श्याम जी बोले, क्यों हैरान रह गए बेटा? फिर उन्होंने यह अपने बैग में से कुछ कागज निकाले और विकास के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर पत्नी के नाम पर साड़ियों का पूरा शोरूम खरीदा है। यह उसी का कागज है। अपने ससुर की यह बात सुनकर प्रिया के तो होश से उड़ गए और यह बात सुनते ही विनोद भड़क उठा, क्या बापूजी आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतजाम करने गए थे ना? आपने तो मुझसे वादा किया था कि वो पैसे आप मुझे देंगे, फिर यह सब क्या है? हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं उसे एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा और उसकी बेइज्जती करने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। और बहू तुम ये कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और अब भी मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन वह तो सविता है जो हमेशा साधारण सी जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना उसे बेहतर लगता था, इसलिए उसने कभी अपने ऊपर ज्यादा खर्च नहीं किया। और बेटा विकास, यह तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए हम लोग जिंदगी भर त्याग करते आए वही बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे। अरे हम लोग तो अपने गांव का मकान और जमीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। जमीन तो मैंने बेच दी, लेकिन अच्छा हुआ कि मकान बेचने से ठीक 2 दिन पहले तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। बहू अब तुम्हारी सास महंगी साड़ियाँ पहनेंगी, फिर तो अपनी सास से नहीं कहोगी ना कि वो फटीचर साड़ियाँ पहनती है और उसे महंगी साड़ियाँ पहनने की समझ नहीं है। राधे श्याम जी के मुंह से यह जवाब सुनकर प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे बिना थप्पड़ खाए हुए उसके गाल पर किसी ने झनाकेदार तमाचा मार दिया हो। अपने किए बातों का प्रिया और विकास को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। तभी राधे श्याम जी बोले, लो सविता तुम अपना सामान पैक करो, अब हमें यहाँ रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज ही बल्कि अभी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जाते समय राधे श्याम जी ने विकास से वह कागज ले लिए और कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने बड़े लाड प्यार से तुम्हें बड़ा किया था, तुम्हारी किसी शौक में उसने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि एक दिन वही बेटा उसका मजाक बनाकर रख देगा। माफ करना बेटा, तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हो उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराये घर से आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था। अरे एक साड़ी ही तो गंदी हुई थी, तुमने अपनी माँ की कितनी साड़ियाँ गंदी की थी इसका तो अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। इतना कहकर राधे श्याम जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव के लिए निकल गए। आज विकास और प्रिया की नजरें शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थी। वे दोनों पश्चाताप के अग्नि में जलते हुए निःशब्द खड़े रह गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।